राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हम ग्राम पंचायत अधिकारी के फुल सिलेबस को पढ़ा रहे हैं और इसमें हमने कम से कम 40 वीडियोज बना दिए हैं। और डेली शाम को 5 बजे हमारी पंचायती व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था पर प्रैक्टिस सेट भी चलता है, जो कि डेली 5 बजे रट्टा मार सीरीज चलती है। उसमें हम 20 क्वेश्चन डेली करते हैं। आज हमारा डेली क्लासेस में जो क्लास होने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है ग्राम विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम। उनमें हम ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं को देखेंगे। पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने कल पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने सारा इसलिए नहीं देखा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती, बोरिंग हो जाती, फिर हमें और आपको पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। इसलिए हम ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं को 2 भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं। आज दूसरा पार्ट है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। और ग्राम पंचायत अधिकारी की अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, इससे पहले हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तक देखा था, 10 तक देख लिया था। आज हम देखेंगे 11वां हमारा क्या स्वास्थ्य योजना है भारत सरकार द्वारा। आज हम देखेंगे आयुष्मान भारत योजना को। सबसे पहले हम इसको प्रारंभ वर्ष को जानेंगे और इस योजना का उद्देश्य जानेंगे। किसी भी योजना का हमें मेन यही जानना होता है कि उसकी आरंभ कब हुआ, कब आरंभ हुआ और उसका उद्देश्य क्या है या क्या कार्य करना चाहता है जनता के लिए। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी और इस योजना का उद्देश्य है, यह योजना देश के गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। एक केंद्रीय योजना है, मतलब केंद्र सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। कितने लोगों को? 50 करोड़ लोगों को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला योजना। अगला योजना हमारे सामने है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। योजना का प्रारंभ 23 सितंबर 2018 को हुआ था। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? रांची, झारखंड से। झारखंड की राजधानी रांची है, वहीं से इस योजना की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। इस योजना का उद्देश्य है, इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों यानी कि 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए, कितना? सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। कितने लोगों को? 10 करोड़ परिवारों को और 50 करोड़ लोगों को। कितने लाख रुपए का बीमा? तो 5 लाख रुपए तक का बीमा, स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद देखते हैं मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो मिशन है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर इसलिए कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस होता है। उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म दिवस भी होता है। इस योजना का उद्देश्य, इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के कार्य को पूरा करना है। जो 12 प्रकार के जो जिससे बच्चों को, कुछ बड़ों में जो टीका लगना होता है, कुछ नहीं लग पाता, उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत जरूरी है कि उन टीकाओं को लगाना हो, जो भी वैक्सीन है वो समय पे लग जाए। इसलिए सरकार ने मिशन इंद्रधनुष एक योजना लाई कि जितने भी बच्चे भारत में हैं सबको टीका लगना चाहिए। अब इस योजना का विशेष बिंदु क्या है? इसके अंतर्गत सभी बच्चों को 60 टीके दिए जाते हैं ताकि उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, क्षय रोग, खसरा तथा हेपाटाइटिस बी जैसी बीमारियों से बचाव की प्रतिरोधक क्षमता दी जा सके। ये सरकार मुफ्त में लगाती है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत सुशासन दिवस 25 दिसंबर के अवसर पर की गई थी। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 4 विशेष टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं। कितने प्रकार के टीकाकरण अभियान है? 4 विशेष टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। मिशन इंद्रधनुष के तहत सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है। ये सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का क्या मतलब है? इसके तहत 12 प्रकार के प्राण घातक रोग जो हैं उनके विरुद्ध मुफ्त में टीकाकरण का व्यवस्था है। मतलब जो 12 प्राण घातक रोग हैं उनके टीकाकरण मुफ्त में की जाती है। 100% केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। 1985 में इसका आरंभ किया गया था। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक है हमारा मिशन इंद्रधनुष के तहत सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। 12 टीके कौन कौन से हैं?
तो खसरा है, रूबेला है, रोटा वायरस है, तपेदिक है, मोनिनजाइटिस है, डिप्थीरिया है, निमोनिया है, पर्टुसिस है, हीमोफीलिया है, हेपाटाइटिस है, पोलियो है और टिटनेस है। ये सब प्राण घातक रोग हैं। इनके खिलाफ टीकाकरण मुफ्त में भारत सरकार कराती है। अगला योजना देखते हैं हम, स्त्री स्वाभिमान पहल। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है स्त्री स्वाभिमान पहल। इस योजना का प्रारंभ 27 जनवरी 2018 को हुआ है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद थे उस टाइम सूचना आईटी मंत्रालय के, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो गांव में सीएससी होता है ना, कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा केंद्र, उनके द्वारा महिलाओं के लिए पूर्ण स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। जो भी सीएससी है, जन सेवा केंद्र है, वो महिलाओं को जागरूक करेगा। स्त्रियों में स्वाभिमान पहल चलाया जाएगा, उनको सीएससी के माध्यम से पूर्ण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाएगी। विशेष बिंदु क्या है? तो सस्ती दरों पर पर्यावरण अनुकूल सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं, पैड्स होते हैं, वो सस्ते रेटों पर भारत सरकार द्वारा उनको प्रदान किया जाएगा। उनसे फैलने वाली बीमारी जो भी फैलती हैं उनको कम किया जाएगा इसके तहत। देश के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं शामिल हैं इसमें, जो मतलब जहाँ पर गरीबी है, जो इनके बारे में जानकारी नहीं है जिनके, उनके लिए यह योजना बनाई गई है। नैपकिन बनाने के लिए रोजगार भी महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। जो ये नैपकिन पैड्स बनते हैं, इनको मतलब प्रशिक्षित किया जाएगा और वो इस नैपकिन बनाएं और अपना रोजगार भी चला सकती हैं। इसके तहत उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन को। इस योजना का प्रारंभ गांधी जी की जयंती थी 2 अक्टूबर और मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, तब इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना प्रत्येक व्यक्ति तक शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन की प्रणाली सहित स्वच्छता सुविधाओं की पहुंच का मार्ग प्रशस्त करने तथा ग्रामीण स्वच्छता के लिए की गई है। आपने देखा होगा अपने ग्राम पंचायत में, अपने गांव में, कि हर घर में अब शौचालय बन चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो ओडीएफ होता है ना, ओपन डेफेकेशन फ्री करना है, को जो भी खुले में शौच करता था उसको पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, क्योंकि उससे बीमारियां फैलती थी। इसलिए सबके घर में शौचालय बनाया गया है। सरकार इस पे 12,000 रुपए देती है और सबके घर में शौचालय बनाया गया है। इसके अलावा गांव में आप देखेंगे सामुदायिक शौचालय भी बनाया गया है। 2019 तक टारगेट था कि सभी घरों में शौचालय हो और ओडीएफ फ्री सारे जिले हो जाएं। उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिले 2019 में ही ओडीएफ फ्री हो चुके हैं। ये मंत्रालय कौन सा है? तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त कराना इसका उद्देश्य था। और उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों ने 2 अक्टूबर 2019 को ओडीएफ फ्री अपने आप को घोषित कर दिया था। ये तो हमने देखी जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, केंद्र सरकार की योजनाओं को हमने देखा। अब हम अब देखेंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार ने स्वास्थ्य से संबंधी योजना चला रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं उसको भी। पहला देखते हैं मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। पहला है हमारे सामने मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2020-21 में हुई। किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो इस योजना का उद्देश्य है बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्याओं को दूर करना है। जो भी गर्भवती महिला होती हैं, जो बच्चों को जन्म देती हैं, जो स्तनपान कराती हैं, तो अगर महिला सुपोषण होगी तो उसका बच्चा भी सुपोषण होगा, कुपोषण का शिकार नहीं होगा। इसलिए इन दोनों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना चलाई गई है योगी आदित्यनाथ द्वारा। इसमें विशेष बिंदु क्या है? योजना के तहत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर रजिस्टर्ड 6 महीने से 5 साल तक के आयु कुपोषित बच्चे एवं एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को ड्राई राशन के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों को प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगर एनीमिया से कोई बच्ची बालिका ग्रस्त है तो 11 से 14 वर्ष तक स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को ड्राई राशन के साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी दिए जाएंगे, जैसे उनके सुपोषण हो सके और एनीमिया की कमी को दूर किया जा सके। 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को, जो कुपोषित बच्चे हैं,
उनको ऐसा न्यूट्रिएंट दिया जाएगा जैसे उनका विकास हो सके, उनमें जो बौनापन या कोई भी बीमारी पैदा हो रही है कुपोषण की वजह से, तो वह दूर किया जा सके। दूसरा देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इस योजना का प्रारंभ हुआ था वर्ष 2020 में। कब हुआ था? तो वर्ष 2020 में। इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता हो जाने की स्थिति में उसके परिवार या स्वयं उसे सामाजिक सुरक्षा हेतु सहायता राशि प्रदान करना है। जैसे कोई खेतिहर है, फार्मर है, किसान है, तो किसान अगर उसकी दुर्घटनावश कहीं मृत्यु हो जाती है अचानक से, या उसका हाथ पैर मतलब दिव्यांग हो जाता है, विकलांग हो जाता है, तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए सहायता राशि देगी। तो उसे कुछ मतलब रुपया देगी जिससे वो अपना जीवन यापन, अगर वो खेती नहीं कर पा रहा है फिर भी कर सके। विशेष बिंदु क्या है इस योजना की, जो हमारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है, तो इसमें इस योजना के अंतर्गत किसान को अलग अलग प्रकार से होने वाली दुर्घटना के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा। जैसा उसका दिव्यांग जन होगा या मृत्यु होगी तो डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा। अगर कई प्रकार के दिव्यांग विकलांगता होती है, जैसे किसी का हाथ गया, किसी का पैर गया, किसी का आँख गया, किसी का कान गया, तो उस आधार पर ही उनको योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसान की आयु जो होनी चाहिए 18 से 70 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। और योजना के अंतर्गत धनराशि का विवरण क्या है? 18 से 70 वर्ष के किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? अगर डायरेक्ट मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश अचानक, तो उन्हें 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। और अगर 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। अब 60% ये कौन बताएगा? तो ये हॉस्पिटल, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, वही बताते हैं कितना आदमी के अंदर विकलांगता है। दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंखों की क्षति होने पर 100% वित्तीय सहायता की जाएगी। मतलब जो 5 लाख रुपए वाला स्कीम है वो इस पे भी अप्लाई होगा। अगर किसी इंसान का दोनों हाथ चला जाता है, दोनों पैर या दोनों आंख चला जाता है, तो भी उसे 5 लाख रुपए की सहायता की जाएगी उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा। और एक हाथ तथा पैर की क्षति होने पर 100% वित्तीय सहायता भी की जाएगी। एक आंख अथवा एक पैर की क्षति होने पर 50% वित्तीय सहायता किया जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर 2018 में, कब शुरुआत हुई इसकी? नवंबर 2018 में मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत प्रदेश के 10 जिलों के 28 ब्लॉकों में मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित किए जाएंगे। अब इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? जो उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को चिन्हित किया गया और उसके 28 ब्लॉकों में एक ऐसा घर बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री सुपोषण घर, जिसमें जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, सब प्रकार की चीजें रखी जाएंगी। और उन 28 ब्लॉकों का जो भी बच्चे कुपोषित है, एनीमिया ग्रस्त हैं, बौनापन है, कोई भी बीमारी है, उन्हें बचपन से संबंधित, चाइल्डहुड से संबंधित, उसको दूर किया जाएगा। यह योजना जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक 8 अति पिछड़े जिलों सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती के अतिरिक्त कुपोषण की समस्या से जूझ रहे सीतापुर व गोंडा में भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई गई। मतलब इन जिलों में जो भी पिछड़े जिले थे, अति पिछड़े जिले थे उत्तर प्रदेश के, यहाँ बच्चे ज्यादा कुपोषित हो रहे थे, उन जिलों में इस पायलट प्रोजेक्ट को चलाया गया और कोशिश की गई कि कुपोषण को दूर किया जा सके। इसके बाद देखते हैं अगला है हमारा योजना सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। इस योजना का आरंभ 13 अप्रैल 2017 को हुई थी। योजना का क्या लक्ष्य है? तो लक्ष्य है इसका राज्य के प्रत्येक जिले को अग्रिम चिकित्सा देखभाल सुविधाएं प्रदान करना है। विशेष बिंदु क्या है इस योजना की? तो इस सेवा का आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम सेंटर लखनऊ में स्थापित है। मतलब अगर आप 100 नंबर पे, 108 नंबर पे, 112 नंबर पे डायरेक्ट कॉल करते हैं, तो लखनऊ से जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम बनाया गया है उसके जरिए तुरंत रिस्पांस दिया जाएगा एम्बुलेंस को, और एम्बुलेंस आप तक पहुंच पाएगी। इस आपातकालीन सहायता फोन नंबर 108 है। इसके बाद जो है, जो कोरोना के टाइम पे हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया इसे,
उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। इस योजना का आरंभ हुआ वर्ष 2021 में। विशेष बिंदु क्या है इस योजना की, तो इस योजना के अंतर्गत पात्र इकाई को विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करने अथवा नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु व्यय का 25% अधिकतम 10 करोड़ की वित्तीय सहायता पूंजी उत्पादन के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी। जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो 25% जो भी व्यय होगा उसका जो सरकार है देगी आपको। ठीक है। इसके बाद अगला है, ये भी हमारा कोरोना के टाइम भी लागू हुआ, उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021। नीति की स्वीकृति कब हुई, तो 15 मई 2021 को। और इस नीति का उद्देश्य ऑक्सीजन उत्पादन के अवसर को बढ़ावा करते हुए उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। मतलब इतना हमारे पास ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए हर हॉस्पिटलों में, हर अस्पतालों में, कि हमें किसी और प्रदेश से, किसी और राज्य से ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े। विशेष बिंदु क्या है इस योजना की, तो इस नीति को 16 मई 2021 से 6 माह की अवधि के लिए लागू किया है। इस नीति के तहत 100 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्ताव औद्योगिक विकास मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। 100 करोड़ रुपए तक के निवेश की बात की गई है। इसके बाद इसके अधिक राशि के प्रस्ताव राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। अगर 100 करोड़ से ज्यादा होते हैं तो राज्य के कैबिनेट के समक्ष इनको प्रस्तुत किया जाएगा। आपने पूरी वीडियो देखी, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के पार्ट 1 भी देखा होगा, उम्मीद है पार्ट 2 भी आज देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं भी आपके भाई हूँ। 66,691 बच्चों में मैं भी हूँ जो ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में जो ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हो। और अपने सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत सरकार, पंचायती विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम को अगले वीडियो में हम देखेंगे। वाली वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, पंचायती विभाग द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, तो उनको हम 2-3 पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।